ओके फ्रेंड, हम लोग पढ़ रहे थे थियरी ऑफ स्ट्रक्चर, 5th सेमेस्टर सिविल के लिए पढ़ रहे थे थियरी ऑफ स्ट्रक्चर टॉस यूनिट 1 के हमने पढ़ा डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेसेस देखा हमने, और पढ़ा फिर डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में। ठीक है, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में। अब हम लोग इस यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और इस यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसेंट्रिसिटी अबाउट वन प्रिंसिपल एक्सिस एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेसेस, मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेसेस। ठीक है, चलिए जी, अब हम लोग इसेंट्रिक लोड के वजह से जो इसका इफ़ेक्ट है, उसका इफ़ेक्ट क्या आ रहा है, और उसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, और एक प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट इसेंट्रिक बनाएंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट इसको इसेंट्रिक बनाएंगे। ठीक है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट इसेंट्रिक बनाएंगे। तो आप लोग का सिलेबस में क्योंकि एक ही प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट इसेंट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, तो उसी का बात हम करेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट इसेंट्रिक बनाएंगे। ठीक है, फिलहाल इस टॉपिक को हैंडल करने के लिए, इस चैप्टर को ही पूरा हैंडल करने के लिए आपको सबसे बड़ी चीज़ ज़रूरत है इसका 3D विजुअलाइजेशन, 3D में विजुअलाइज करना, बीम को एंड कॉलम को 3D में विजुअलाइज करना सीखना होगा। और सबसे बड़ी बात इसमें इस चैप्टर से आपको, या पूरा टॉस से ही हमने पहले ही बात किया था कि ये प्योरली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है और न्यूमेरिकल ही पूछे जाएंगे। और हम आपको ये भी वादा किए हैं कि आपको पूरा का पूरा यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज हम करवाते चलेंगे बोर्ड पर, चैप्टर वाइज प्योरली बिहार पॉलिटेक्निक के जो सिलेबस में पूछे गए हैं पीछे प्रीवियस ईयर में वो। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल सीखना है यार इसमें, तो न्यूमेरिकल सीखने के लिए हम जो बेस तैयार करवा रहे हैं उस पर आप बहुत ही कंसंट्रेशन से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक कॉलम बनाया है जो कि 3D में बनाने का कोशिश किया हूँ मैं। एक कॉलम बना हुआ है इसका ऐसे, और इसका एक क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन का आपका डेप्थ D है और विड्थ B है, ये आपका क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन से ध्यान से देखिएगा, एक आपका एक्सिस पार हुआ है इधर की तरफ, नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन एंड G सेंट्रॉइड से होते हुए, नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन एंड G सेंट्रॉइड से होते हुए एक एक्सिस पार हुआ। ठीक है, इसको तो कहते हैं मेंबर का एक्सिस, क्या बोला जाता है इसको, एक्सिस ऑफ मेंबर, जेड एक्सिस, अब जेड माने हैं उधर की तरफ। तो बताइए इस प्लेन में और 2 चीज़ रह गया जी, इस प्लेन में 2 चीज़ और रह गया आपका, इस प्लेन में 2 चीज़ और रह गया आपका। एक आपका रह गया क्या, एक आपका रह गया वाई एक्सिस, और एक आपका रह गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक है, ये इसका प्लेन हम बनाए, देखिए। ठीक है, ये है ऐसे आपका, ये है क्रॉस सेक्शन आपका ऐसे। ठीक है, ऐसे हालांकि है 3D में, देखिए। तो आउटवर्ड टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन, इधर के तरफ, नॉर्मल टू द प्लेन इधर के तरफ हम माने हैं जेड एक्सिस, जो सेंट्रॉइड से पार हो रहा है। ठीक है, जो सेंट्रॉइड से पार हो रहा है आपको, हम उसको क्या माने हैं, जेड एक्सिस। बाहर की तरफ आउटवर्ड टू द हम मानते हैं, तो सर्कल बना करके, ध्यान देखिएगा, सर्कल बना करके और डॉट दे देते हैं, ये शो करता है आउटवर्ड टू द प्लेन डायरेक्शन, आउटवर्ड टू द प्लेन डायरेक्शन। ठीक है, और अगर कहीं पे आपका सर्कल बना करके शो किया हुआ है अंदर में क्रॉस, ये शो करता है इनवर्ड टू द प्लेन डायरेक्शन, इनवर्ड टू द प्लेन डायरेक्शन, नॉर्मल ऐसे समझिए, नॉर्मल टू द बोर्ड आउटवर्ड, बोर्ड के बाहर आते हुए तो डॉट और अंदर जाते हुए तो क्रॉस, ये इसका साइन है, इस साइन कन्वेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पर तो फिलहाल आपको एक्सिस वैसे शो करने की जरूरत नहीं है, हम दिखा ही दिए हैं जेड एस। ठीक है, इसके प्लेन में 2 एक्सिस और, ठीक है, ए वाई और ये एक्स, ए वाई और ए एक्स। बहुत बारीकी से समझिएगा, ये सारा खेला इसी का है, सारा खेला इस सेक्शन का है। सेक्शन लोड के वजह से कैसे मुड़ेगा, सेक्शन लोड के वजह से कैसे मुड़ेगा, और लोड के वजह से वो अगर बेंडिंग करता है, लोड की वजह से अगर वो सेक्शन, ये सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन बेंडिंग करता है, तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। आज बहुत ही मज़ेदार चीज़ सिखाएंगे आपको, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफरेंट होते हैं जी। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफरेंट होते हैं, देखिएगा। ठीक है,
अगर ए ऐसे घूमता है, अगर ये ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, तो किस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, किस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ये वाला एक्सिस, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जेड है। अगर ऊपर की तरफ माने तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जेड है। यहाँ पर आपका हम कॉलम लिए हैं, अरे कुछ नहीं करना है, बीम को ही खड़ा कीजिए, ये बीम ओरिजेंटल है तो बीम है, बीम को ही खड़ा कर दीजिए, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे है तो इसको ऐसे खड़ा करेगा तो ये कॉलम बनेगा, ये कॉलम बनेगा, ये कॉलम बनेगा। तो पहले से पेज आपका ऐसे था प्लेन, वही प्लेन ऑन करके यहाँ पे ऐसे हो गया। पहले से जो जेड एक्सिस ऐसे था हॉरिजॉन्टल, वो जेड एक्सिस ऑन करके यहाँ हो गया वर्टिकल, जेड एक्सिस वर्टिकल, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका। अब ये जेड एक्सिस है, अगर ये प्लेन ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, तो ये जेड प्लेन में जेड एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, जेड एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, जेड एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात। ठीक उसी तरह अगर ये प्लेन, अगर ये प्लेन, अगर ये प्लेन देखिए, अगर ये प्लेन, ये वाला प्लेन है, ठीक है, मान लेते हैं आपका इधर के तरफ एक्स एक्स है, इधर के तरफ एक्स एक्स है, एक्स शो किया गया है, देखिए है ना, दिखा आपको, इधर के तरफ एक्स एक्स है, ठीक है। अगर ये प्लेन ऐसे घूमता है जी, ऐसे, एक्स एक्स किधर गेल है, इधर, अगर एक्स एक्स देखिए इधर ऐसे है प्लेन आपका, अगर ये प्लेन और आपको, तो हम टॉप व्यू देख रहे हैं ना, ऊपर से देख रहे हैं, इसको ऊपर से झांक के देख रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है हमको, ठीक है। इसको ऐसे है ना ये, अगर ये ऐसे ऐसे घूमता है तो एक्सिस किधर है, इधर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर है, देखिए किस एक्सिस के ओर घूम रहा है ये, है ना। तो ये एक्सिस आपका है एक्स, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है आपका एक्स, एक्स एक्सिस के ओर घूम रहा है, ठीक है। अब अगर ये प्लेन, ध्यान से देखिएगा, अगर यही प्लेन आपका, यही प्लेन आपका ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है, तो भाई ये तो आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, वाई एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ये वाई एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, अंदर की तरफ वाई एक्सिस है, देखिए वाई एक्सिस है, इसको ऐसे खड़ा करेंगे तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, वाई एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ठीक है। ये हमको इतना बढ़िया से क्यों आपको डिस्कस कर रहे हैं पता, इतना बढ़िया से, क्योंकि जब जब यहाँ पर बेंडिंग होता है तो पता करना पड़ता है सबसे पहले कि प्लेन का एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, एक्सिस ऑफ बेंडिंग क्या है, किस एक्सिस के अबाउट प्लेन बेंड कर रहा है, किस एक्सिस के अबाउट प्लेन बेंड कर रहा है। क्यों, जिस एक्सिस के अबाउट प्लेन बेंड होते रहता है, जिस एक्सिस के अबाउट प्लेन बेंड होते रहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी यहाँ पे उसी एक्सिस के अबाउट रखाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी यहाँ पे उसी एक्सिस के अबाउट लिखा जाता है, ठीक है। अलग अलग एक्सिस के अबाउट एक ही प्लेन का, अलग अलग एक्सिस के अबाउट एक ही सेक्शन का, अलग अलग एक्सिस के अबाउट एक ही प्लेन का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में थोड़ा सा आपको हम बता दें, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात आ ही गई है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बता दें, ये मास का दूसरा भाई है, मास। मास का क्या काम है, किसी बॉडी की वह प्रॉपर्टी जो उसके ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन समझते हैं, लीनियर मोशन। अगर किसी बॉडी को आप लीनियर मोशन कराना चाहते हैं और वो आपको मोशन होने से अपोज कर रहा है उसका, तो बॉडी के अपोज कर रहा है तो बॉडी के वह प्रॉपर्टी को उसका मास बोला जाता है। लीनियर मोशन के विरुद्ध आपका रेजिस्टेंस जो देता है, किसी बॉडी का एक गुण होता है, प्रॉपर्टी होता है कि आप उसको लीनियरली मोशन कराना चाहिएगा तो वो आपको होने नहीं देगा, और रेजिस्ट करेगा आपको, बॉडी के इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मास, ठीक है। ठीक उसी तरह इसका दूसरा भाई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी बॉडी को अगर आप किसी एक्सिस के अबाउट घुमाना चाहिएगा तो घूमना भी नहीं चाहेगा जल्दी, वो आपको, जैसे चापाकल का हैंडल को घुमा के देखें, चापाकल के हैंडल को, हैंडल कहाँ पे कसा रहता है, एक जाकर देखिएगा धुरी पे, वहाँ पे कसा रहता है नट से, ठीक है। उस नट के अबाउट हैंडल घूमते रहता है, उस नट के अबाउट हैंडल घूमते रहता है, ऐसे उस नट के अबाउट हैंडल घूमते रहता है, ठीक है। इस हैंडल का एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है आपका, ठीक है, नट बोल्ट से लगा हुआ असेंबली जो है, यही है इसका हैंडल का एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर आपको पता करना होगा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है,
तो किस एक्सिस के अबाउट जरूरत पड़ेगा आपको? इसी एक्सिस के अबाउट, क्योंकि इसी एक्सिस के अबाउट इसको घुमाना है। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का परिभाषा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, दिस इज आल्सो ए आपका रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी है बॉडी का, किसी बॉडी का ऐसा रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी जो उसके रोटेशनल मोशन को अपोज करे, रोटेशनल मोशन को अपोज करे, मानी कि आप घुमाना चाह रहे हैं और घूमने नहीं दे रहा है, बॉडी घूमने में आपको भार पड़ रहा है घुमाने में, तो जो रेजिस्टिंग कैपेसिटी है उसका, रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है किसी बॉडी में अगेंस्ट द रोटेशन, दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। अब आपको पता होगा चलेगा कि एक ही प्लेट को अलग अलग एक्सिस के अबाउट घुमाने में अलग अलग भार पड़ता है, अलग अलग एक्सिस के अबाउट घुमाने में अलग अलग भार पड़ता है। ठीक है, आपको इस एक्सिस को अगर घुमाना है, इस प्लेट को अगर घुमाना है इस एक्सिस के अबाउट, बड़े आराम से घूमता है। ठीक है, अब फिर इस एक्सिस के अबाउट घुमाना पड़े, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट घुमाना पड़े। देखिए अब हम बातें करेंगे यहाँ पे कि किस एक्सिस के और ज़्यादा भार पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला मत कहिए, डिफिनेशन होता है एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। एम यहाँ पे होता है मास और आर होता है इस मास का दूरी फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। आर यहाँ पर एक मास है, आर यह है आपका इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो यहाँ पर आई डिफाइन होता है एम आर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिफिनेशन है। मास जितने दूर पर रखाएंगे आई उतना ज़्यादा होगा, आई जितना ज़्यादा होगा आपको घुमाने में उस एक्सिस के अबाउट आपको इसको बॉडी को भार उतना ज़्यादा पड़ेगा, बॉडी को भार उतना ज़्यादा पड़ेगा। जैसे एक पत्थर को धागा में बांधिए, एक पत्थर को धागा में बांधिए, छोटा सा धागा में बांधिएगा बहुत कम फोर्स पर घूमेगा आराम से, और बड़ा सा धागा में बांधिएगा बड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा घुमाने के लिए, एकदम कस कस के फोर्स लगाइए। क्यों? रेडियस बढ़ गया और आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन उसको इसी एक्सिस वर्टिकल एक्सिस के ऊपर उसको घुमाना है, उस धागा में बांध करके उसको घुमाना है, घुमाना है, घुमाना है। और रेडियस बढ़ा दिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो उसका रेजिस्टिंग कैपेसिटी अगेंस्ट द रोटेशनल मोशन क्या हुआ? बढ़ गया। रेजिस्टिंग कैपेसिटी अगेंस्ट द रोटेशनल मोशन क्या हुआ? बढ़ गया। अब आपको घुमाने में ज़्यादा भार पड़ेगा। ठीक है, जितना बड़ा धागा बांध के घुमाएगा उतना ज़्यादा भार पड़ेगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका बढ़ जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है किसी बॉडी का? वह प्रॉपर्टी जो उसके रोटेशनल मोशन को अपोज करे। ठीक है, रोटेशनल मोशन को अपोज करे। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता चला कि अच्छा मास जितना कितना दूरी पर है, जिस एक्सिस के ऊपर आपको घुमाना है उस एक्सिस से मास कितना दूरी पर है, इस पर डिपेंड करता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और आपको ये पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज़्यादा रहेगा उस एक्सिस के, जिस एक्सिस के ऊपर जितना ज़्यादा रहेगा उस एक्सिस के ऊपर घुमाना उसको उतना मुश्किल होगा, क्योंकि उसका रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब हम लोग पता करेंगे कि एक प्लेट को डिफरेंट एक्सिस के ऊपर घुमाएं। पहले जेड एक्सिस के ऊपर घुमाएं, पहले जेड एक्सिस के ऊपर घुमाएं तो पता करेंगे जेड एक्सिस के ऊपर घुमा सकते हैं। एक्स एक्सिस, देखिए एक्स एक्सिस के अबाउट भी घुमा सकते हैं। एक्स एक्सिस है आपका एक्स एक्स, ठीक है, एक्स एक्सिस के अबाउट भी घुमा सकते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस के अबाउट भी घुमा सकते हैं, वाई एक्सिस के अबाउट भी घुमा सकते हैं, वाई एक्सिस को घुमा सकते हैं। हमको ये पता करना है कि भाई इस प्लेन को सबसे ज़्यादा भार किस एक्सिस के अबाउट घुमाने में पड़ेगा, सबसे ज़्यादा भार किस एक्सिस के अबाउट घुमाने में पड़ेगा इस प्लेन को। ठीक है, इस प्लेन को किस सबसे ज़्यादा भार किस एक्सिस के अबाउट घुमाने में पड़ेगा। थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम है यहाँ पे, बार बार लाइट कट जा रहा है, पता नहीं यहाँ अंधेरा हो गया या लाइटिंग है, देखना पड़ेगा। लाइटिंग अच्छा खासा है, चलिए चल जाएगा काम। लाइटिंग से भागिएगा नहीं ये सब देख करके कि सर ये चीज़ें प्रॉब्लम आ रहा है। जिसको लाइट दिखना चाहिए भाई, दिखना चाहिए, और दिखने भर में भी आप बहाना कर रहे हैं कि लाइटिंग का प्रॉब्लम आ जा रहा है। हाँ, नहीं दिखे तो प्रॉब्लम है, वो हम मानते हैं, वो एक्चुअल प्रॉब्लम है। बट अगर किसी को दिख रहा है सब कुछ और हल्का डिप दिख रहा है, तो अभी तो व्यवस्था नहीं है लाइटिंग का, हम मान रहे हैं, बट आपको अगर दिख रहा है काम भर तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, समझने पर ध्यान दीजिए, फैशन पे नहीं। एजुकेशन फैशन से नहीं आती है, एजुकेशन के लिए आपका बेस्ट क्वालिटी का टीचर होना चाहिए, चाहे वो पेड़ पर पढ़ाए, ठीक है, चाहे वो पेड़ पर पढ़ाए या फिर टाइल्स में पढ़ाए। ठीक है, टाइल्स में पढ़ाने वाला अगर बांदर है तो आपको नॉलेज नहीं हो जाएगा फैसिलिटी देने से। ठीक है, चलिए बातें हम उस पर नहीं करेंगे ज़्यादा, उस पर बातें करने के लिए हम अलग ब्लॉक बनाए हुए हैं।
आपका सच का आईना, ठीक है, जिसमें हम क्लियर करते ही है, बात करेंगे उसमें हर बार हम हर टॉपिक में। फिलहाल हम पढ़ रहे थे कि हम लोग पता करना है भाई कि इसका इस प्लेन किस एक्सिस के अबाउट इस प्लेन को घुमाने में ज़्यादा भार पड़ेगा, ठीक है। तो जिस एक्सिस से मास जितना ज़्यादा दूर पे रहेंगे उस एक्सिस के अबाउट, जाहिर सी बात है ये फार्मूला बता रहा है, ये फार्मूला बता रहा है कि मास जिस एक्सिस के अबाउट ज़्यादा दूर रहेंगे उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, होगा ज़्यादा, तो उस एक्सिस के अबाउट घुमाना उतना ही भार पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम लोग पता है इसको, इस जानकारी होने से क्या फ़ायदा हुआ कि अगर हमको यहाँ पे बीम पे पता चल जाए कि आने वाला लोड हमारा बीम के क्रॉस सेक्शन को किस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा है, अगर ये पता चल जाए कि हमारे बीम के क्रॉस सेक्शन को आने वाला लोड किस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा है, ऐसे बीम का क्रॉस सेक्शन रहता है जी, ऐसे लंबा बीम है और ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ऊपर से लोडिंग आता है तो लोडिंग इसको इस एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट, एक्स अगर इधर है तो ठीक है, एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाने का कोशिश करता है। अब पता चल गया कि ये जो वाला जो एक्सिस है, ये वाला जो एक्स एक्सिस है, इसके अबाउट घुमाने का कोशिश करता है ऊपर से आने वाला बीम पर का लोड। तो हम लोग क्या करेंगे, बीम जब बनाएंगे तो ऐसा करेंगे कि मास को ई वाला एक्सिस से, जिस वाला एक्सिस के अबाउट घुमा रहा है लोड ऊपर वाला, वो वाला एक्सिस से दूर भेज देंगे, दूर भेज देंगे। इसीलिए दूर भेजेंगे, इस वाला एक्सिस से दूर भेजेंगे जी, तो डेप्थ बढ़ नहीं जाएगा, इसीलिए बीम को अगर बरियार बनाना है तो उसका डेप्थ ज़्यादा और विड्थ कम लेते हैं। क्यों विड्थ ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग, किस लिए कि ताकि मास जिस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, जिस एक्सिस के अबाउट ये घूमना चाह रहा है सेक्शन, मास उसको से दूर भाग जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट बढ़ जाएगा, और अब ऊपर से आने वाला लोड को इस एक्सिस के अबाउट मोड़ना उसको टफ पड़ेगा। क्या पड़ेगा? टफ पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आई होप आपको बात तो समझ में आ गई होगी, कुछ आइडिया लगने लगा होगा, क्योंकि ये बातें सुनिएगा ध्यान से, नहीं तो इतने बेहतरीन न्यूमेरिकल हैं कि ये सब आपका जो बेसिक बातें हैं यही बनवाएगा उसको, नहीं तो फंसे रह जाइएगा, ठीक है। बकवास लग रहा होगा कि इतना सर लेक्चर दे रहे हैं ताकि आपको न्यूमेरिकल बने, कॉन्सेप्ट में कोई डाउट ना रहे तो न्यूमेरिकल में अप्लाई करें, ठीक है। पहले तो हमको पकड़ना सीखना है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन पता चल जाएगा तब उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना सीखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना सीख जाएंगे तब हमको मोमेंट निकालना आ जाएगा, और मोमेंट निकालना आ जाएगा तो ये वाला फार्मूला का यूज करके, याद पता होगा आपको, ये फ्लेक्सुरल फार्मूला है। यहाँ से हम लोग बेंडिंग की वजह से जो टेंशन और बेंडिंग की वजह से जो कॉम्प्रेशन आ रहा था वो निकालना सीखेंगे, ठीक है। बेंडिंग की वजह से टेंशन, और यही तो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, वही निकालने के लिए तो न्यूमेरिकल में आएगा खाली, ठीक है। चलिए आगे बातें करते हैं हम, चलिए ठीक है। ये आपको ध्यान से देखिएगा, इस एक्सिस के अबाउट अगर ये फोर्स लग रहा है P लग रहा है, लाइट आ गया, P लग रहा है, तो देखिएगा इस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग मोमेंट दे रहा हो, ठीक है, इतना दूरी पर है तो बेंडिंग मोमेंट इस एक्सिस के अबाउट इस डायरेक्शन में दे रहा है, mx, इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी कि अगर इस ये वाला फोर्स के कारण क्या होगा, पहले तो कुछ कंप्रेस होगा और फिर बेंडिंग के कारण ऐसे ऊपर की तरफ बीम मुड़ेगा, ठीक है। अगर फोर्स इधर रहता तो इसी एक्सिस के अबाउट, अच्छा ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, एक्स के अबाउट मुड़ रहा है, एक्स के अबाउट मुड़ रहा है, ठीक है। वाई के अबाउट मुड़ेगा ना, वाई के अबाउट मुड़ेगा, वाई ई वाला है, वाई के अबाउट मुड़ेगा तो अंदर या बाहर की तरफ मुड़ेगा, अंदर या देखिए हम वाई के अबाउट मुड़ते हैं, आपका वाई ऐसे है, ठीक है, तो बीम को मुड़ना होगा तो ऐसे अंदर की तरफ मुड़ेगा, लोड अगर उधर लगा तो, और नहीं तो लोड अगर बाहर की तरफ लगा तो बीम ऐसे मुड़ेगा इधर की तरफ, वाई एक्सिस ये है आपका, ऐसे मुड़ेगा इधर की तरफ, ठीक है। ये है आपका वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन, क्योंकि जेड आपका इधर है, ठीक है, जेड आपका इधर है, वाई ऊपर है, तो वाई के अबाउट घुमाना है तो ऐसे घूमेगा, क्योंकि वाई ये है तो वाई के अबाउट ऐसे घूमेगा। बाहर की तरफ फोर्स लगेगा तो बाहर की तरफ मुड़ जाएगा, अंदर की तरफ फोर्स लगेगा तो अंदर की तरफ मुड़ जाएगा। बट यहाँ पर आपको फोर्स लगा है ऊपर, ठीक है,
तो ये घुमाएगा आपको एक्स की तरफ। अब एक्स कैसा है, एक्स अंदर के तरफ है। एक्स कैसा है, एक्स आपका अंदर कहिए या बाहर के तरफ है, एक्स ऐसे है, ठीक है। और लोड लगा है यहाँ, ठीक है। तो एक्स के हिसाब से घूमेगा, एक्स के हिसाब से घूमेगा तो कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, वो डिपेंड करेगा लोड पे। यहाँ पर लोड आपका है ऊपर के तरफ, तो बीम ऐसे हल्का कंप्रेस होगा और ऊपर ऐसे टेढ़ा मुड़ेगा, ठीक है, ऊपर ऐसे टेढ़ा मुड़ेगा। और नीचे लगता तो नीचे ऐसे जाता, नीचे देखिए एक्स के हिसाब से घूम रहा है, ठीक है, एक्स के हिसाब से घूम रहा है। एक्स ऐसे है आपका, वाई ऐसे है आपका, जेड ऐसे है आपका, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया होगा। यही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर हमको कहे आपको कि x के अबाउट घूमेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखवाइए, x के अबाउट घूमेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखवाइए। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना आप सीखे होंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सिस्टम में। रेक्टेंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना आप सीखे होंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, ठीक है। कैसे लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस या mx कहते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ, एक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है। करते क्या लिखने के लिए, सिंपल सी इसका फार्मूला होता है b/d³/12। लेकिन b/d³/12 में b होता है अलोंग द एक्सिस के तरफ का डिस्टेंस, याद रखिएगा, b होता है अलोंग द एक्सिस के तरफ का डिस्टेंस, अलोंग द एक्सिस के तरफ, एक्सिस आपका ऐसे है, अलोंग द एक्सिस के तरफ का डिस्टेंस है b, ठीक है, b। तो b होता है अलोंग द एक्सिस के तरफ का डिस्टेंस, अलोंग द एक्सिस के तरफ का, लिख लीजिएगा ना है तो b क्या होता है। अब b के जगह d भी ले सकता है, रटना नहीं है b/d³/12, रट लिए कि b/d³/12 होता है I बराबर होता है रेक्टेंगुलर के लिए b/d³/12, b/d³/12 रेक्टेंगुलर के लिए होता है b/d³/12। बट इसमें b क्या है, d क्या है, सो देखेंगे b d बदलते रहता है जी। BD डिपेंड करता है कि आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर एक्सेस है, यहाँ पे कौन है, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे एक्स है तो B के जगह के लिखते हैं एक्सिस के डायरेक्शन में, एक्सिस के डायरेक्शन में जितना लेंथ होता है O, एक्सिस के डायरेक्शन, B का जगह कौन लेता है, एक्सिस के तरफ का लेंथ, एक्सिस के तरफ का लेंथ, एक्सिस के डायरेक्शन में लेंथ कैसा है, कितना है, वो B का जगह लेता है। और D कौन हो जाता है, D होता है एक्सिस के तरफ, हो गया ये अलोंग द एक्सिस, और D होता है आपका परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, एक्सिस के आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन का डिस्टेंस, एक्सिस का आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन का डिस्टेंस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। अब एक्स में एक्सिस के तरफ का डिस्टेंस क्या है, b है, अलोंग द एक्सिस की तरफ चलने पर b मिल रहा है, और परपेंडिकुलर उसका एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की तरफ का डिस्टेंस है d, तब b/d³/12 x, तो ठीक है। y लिखने में ये आपको, ये वाला नोट आपको काम आएगा, y लिखने में y, फिर है I, y लिखना है आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, ठीक है। तो b/d³/12 फार्मूला ठीक है, लेकिन b कौन होता है, एक्सिस के तरफ का डिस्टेंस। यहाँ पर y के तरफ का डिस्टेंस क्या है, y के तरफ अलोंग द एक्सिस, यहाँ पर आपका एक्सिस है y, तो y के अलोंग द डिस्टेंस कितना है, d, तो d रखाएगा, ठीक है, b के जगह d लिया, ठीक है। अब परपेंडिकुलर टू द एक्सिस का डिस्टेंस है b, तो dB/d²/12 बदल जाता है जी, बदल जाता है, डिपेंड करता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन x है जी, जोन एक्सिस ऑफ रोटेशन है उधर के डिस्टेंस को b के जगह पर लिखते हैं, ठीक है, उधर के डिस्टेंस को b के जगह पर लिखते हैं, और उसके परपेंडिकुलर तरफ के डिस्टेंस को d के जगह पर लिखते हैं, परपेंडिकुलर के तरफ के डिस्टेंस को d के, ये याद रखिएगा, b एक्सिस के तरफ का डिस्टेंस वाला लेंगे, जॉन एक्सिस रहे उधर के डिस्टेंस को b के जगह पर रख देंगे, और d के जगह पर उसके परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस को रख देंगे, तो आपको लिखने आ जाएगा b/d³/12, ठीक है। यहाँ से सीखे हम लोग कि अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर सेक्शन का लिखना सीखें, बट आपको लोड के हिसाब से इस फार्मूला में वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखाएगा
जिसके अबाउट रोटेशन वो फोर्स करवाएगा, जिसके अबाउट बेंडिंग वो फोर्स करवाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह का प्रॉब्लम बनाने के पहले आपका इसेंट्रिक लोड का प्रॉब्लम बनाने के पहले सबसे पहले पहचानना होगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन है। फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन पता चल जाए तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको लिखना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको लिखना होगा। चलिए, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के बारे में। ये हम सिखा रहे थे इसलिए क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा यूज है इस टॉपिक में और इस पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में, इसीलिए इतना टाइम लगा रहे थे। चलिए अब हम लोग बातें करते हैं। आप लोग का सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉलम एंड पिलर्स के ऊपर ज़्यादा ये चीज़ें पढ़ने, हम बीम के ऊपर दिखा रहे थे, बीम के ऊपर दिखा रहे थे, बट कॉलम और पिलर्स के ऊपर ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, ऊपर। ठीक, चलिए तो कॉलम के ऊपर देख लेते हैं थोड़ा सा। A3D में हम बनाने का फिर से कोशिश किए हैं। लोड आपका लग रहा है ई दूरी पर। ठीक है, इस प्लेन को बोल रहे हैं हम लोग CD प्लेन और इस प्लेन को बोल रहे हैं हम लोग, इस प्लेन को हम लोग बोल रहे हैं DA प्लेन। CB प्लेन और DA प्लेन। CB प्लेन टॉप व्यू से देखिए AD प्लेन और BC प्लेन। आपको बताया गया था पिछला वीडियो में, देखिएगा ध्यान से, इस साइड लोड लग रहा है तो बेंडिंग इस डायरेक्शन में आने वाला है, इस डायरेक्शन में आने वाला, तो इधर का ये वाला फेस जो है कॉम्प्रेशन में जाने वाला है बेंडिंग के वजह से, और ये वाला फेस टेंशन में जाने वाला है बेंडिंग के वजह से। और डायरेक्ट कॉम्प्रेशन तो आएगा ही आएगा, डायरेक्ट कॉम्प्रेशन तो अलग है, वो तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा यहाँ पे बेंडिंग कॉम्प्रेशन एंड बेंडिंग टेंशन आएगा, बेंडिंग कॉम्प्रेशन एंड बेंडिंग टेंशन आएगा। पिछला वीडियो में देख लीजिएगा, कुछ अच्छा से बताया गया। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, यहाँ पे फोर्स लग रहा है आपको, टॉप व्यू से फोर्स आपको देखें हम, टॉप व्यू से फोर्स आपको देखें हम, यहाँ पे कहीं लग रहा होगा बीच में, ये थोड़ा सा गलत बन गया है, यहाँ पे बीच में P लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे बीच में P लग रहा है, यहाँ पे टॉप व्यू में दिखाए हैं हम। एक्स वन एक्सिस से इसेंट्रिक पर रखे हैं, वन एक्सिस से इसेंट्रिक पर। देखिए वन एक्सिस से इसेंट्रिक का मतलब क्या है, ऐसे यहाँ पर आपका दो एक्सिस दिखाया गया। देखिए यहाँ पर जेड आपका है, जेड आपका है ऊपर के तरफ, जेड आपका है ऊपर के तरफ, जेड आपका है ऊपर के तरफ। ऊपर के तरफ को ऊपर से देखिएगा तो जेड एक्सिस दिखेगा आपको, एक बिंदु दिखेगा ऊपर से। कोई छड़ी को, कोई ऐसे छड़ी खड़ा है, इस भाला टाइप का छड़ी खड़ा है पतला सुई तरह, ऊपर से देखिएगा उसको, ऊपर से छाया बनवाइएगा, ऊपर से देख के छाया बनवाइएगा तो एक पॉइंट है ना बनेगा, एक पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो पॉइंट, अब पॉइंट में अंदर की तरफ जा रहा है कि बाहर की तरफ आ रहा है, उसके लिए हम लोग संकेत बनाए। तो ये आपका ऊपर की तरफ जा रहा है बाहर, और ये प्लेन के, इस प्लेन के बाहर की तरफ निकल रहा है, तो हम लोग क्या किए, सर्कल बना के बिंदु लगा के जेड लिख दें, यानी कहता है कि जेड एक्सिस बाहर की तरफ है, ये कहता है कि जेड एक्सिस बाहर की तरफ है। देखिए फोर्स को भी देखिएगा तो ऐसा ही लोकेगा बिंदु के तरह, टॉप से देखेंगे तो ये, लेकिन फोर्स अंदर की तरफ, इस प्लेन के फोर्स अंदर की तरफ जा रहा है, इस प्लेन के फोर्स अंदर की तरफ जा रहा था। क्या किया, सर्कल लगा के हम लोग क्रॉस कर दिए, सर्कल लगा के हम लोग क्या कर दिए, क्रॉस लगा दिए। क्रॉस बताता है कि अंदर की तरफ फोर्स जा रहा है, एक्सिस बाहर की तरफ जा रहा है, निकाल रहा है। ठीक है, और जेड एक्सिस है वो, और ऊपर से देखिएगा तो एक्स एक्सिस दिखेगा और वाई एक्सिस दिखेगा, बहुत मजा आएगा। अब बताइएगा आप लोग कि ये जो फोर्स आया है इसको स्टडी कैसे करते हैं। देखिए ये फोर्स के वजह से दो तरह के स्ट्रेसेस आते हैं, एक आपका डायरेक्ट स्ट्रेसेस और एक आपका बेंडिंग स्ट्रेसेस, एक आपका डायरेक्ट स्ट्रेसेस और एक आपका बेंडिंग स्ट्रेसेस आता है। ठीक है, इस दो तरह के इफेक्ट्स को स्टडी करने के लिए हम लोगों ने सुपरपोजिशन मेथड का उपयोग किया है। सुपरपोजिशन मेथड क्या कहता है कि इस एक फोर्स के कारण दो चीजें इस पर हो रही है, बेंडिंग एंड डायरेक्ट कॉम्प्रेशन, बेंडिंग कॉम्प्रेशन टेंशन एंड डायरेक्ट कॉम्प्रेशन। ठीक है, तो इसको दो पार्ट में तोड़ लो, दो पार्ट में तोड़ लो, डायरेक्ट वाला को अलग से प्लस बेंडिंग का इफेक्ट को अलग से। दो डायग्राम हम बनाएं और दोनों का जो इफेक्ट है उसको ऐड कर देंगे तो कंबाइंड होकर के इसका रिजल्टेंट इफेक्ट को शो करेगा। ये सुपरपोजिशन मेथड से तोड़ने का तरीका है, स्टडी करने का तरीका है। ठीक है, एक एक इफेक्ट को एक एक डायग्राम में देखेंगे। ठीक है, एक एक इफेक्ट को एक एक डायग्राम में देखेंगे। ठीक है, और फिर दोनों सभी इफेक्ट को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, डिफ्लेक्शन में भी आप पढ़िएगा इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफ्लेक्शन। तो उसमें भी क्या करेंगे कि डिफ्लेक्शन बेंडिंग के वजह से भी आता है और उसी डिफ्लेक्शन आपका डायरेक्ट लोडिंग की वजह से भी आता है, डिफ्लेक्शन आपका डायरेक्ट लोडिंग की वजह से भी आता है। ठीक है, या फिर आपका यूडीएल और दो लोड लगा दिया, एक यूडीएल और उसी पे पॉइंट लोड। ठीक है, तो यूडीएल वाला को अलग कर लेंगे और पॉइंट वाला को अलग कर लेंगे और दोनों के कारण डिफ्लेक्शन निकाल के फिर क्या करेंगे, लास्ट में जोड़ देंगे। तो ये सब पाया गया है कि ऐसा करने से रिजल्टेंट अंत में उतना ही आता है जितना एक साथ दे रहा है। ठीक है, इसको दो पार्ट में पहले हम लोग क्या किए, तोड़ लिए। डायरेक्ट कॉम्प्रेशन पी के वजह से आना तो कॉम्प्रेशन के लिए अलग से बना लिए, और फिर इसके वजह से बेंडिंग कितना आएगा जी, बेंडिंग कितना आएगा
वो तो लिख सकते हैं आप कितना, P इंटू ई, P इंटू बेंडिंग मोमेंट, P इंटू ई, ठीक है, P इंटू ई। चलिए बेंडिंग मोमेंट लिख सकते हैं। बेंडिंग मोमेंट लिखने से पहले सबसे बड़ी बात तो ये पता करना होगा आपको कि ये जो आने वाला फोर्स है वो किस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग मोमेंट दे रहा है, किस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग मोमेंट दे रहा है। ये जो आने वाला फोर्स है, ये जो आया है फोर्स, ये किस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग मोमेंट दे रहा है। आप बताइएगा, आप लोग बताइएगा कि किस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग मोमेंट ये देगा। ठीक है, देखिएगा कैसे से। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पता करना है जी। ठीक, तो टॉप व्यू से देखिए, टॉप व्यू से हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि फोर्स इसेंट्रिक हुआ है, लेकिन किस एक्सिस से दूर भागा है, वाई एक्सिस से दूर भागा है। किस एक्सिस से दूर भागा है, वाई एक्सिस से दूर भागा है, लेकिन एक्स एक्सिस पर चल रहा है, एक्स एक्सिस पर चल रहा है। फोर्स एक्स एक्सिस पर चल रहा है और वाई एक्सिस से दूर भागा है। जिस एक्सिस से दूर भागता है फोर्स, उसी एक्सिस के अबाउट इसेंट्रिक हो जाता है, उसी एक्सिस के अबाउट इसेंट्रिक हो जाता है। ठीक है, और उसी एक्सिस के अबाउट ये बेंडिंग मूवमेंट क्रिएट करता है, उसी एक्सिस के अबाउट बेंडिंग मूवमेंट वो क्रिएट करता है। देखिए, उसी एक्सिस के अबाउट ये बेंडिंग मूवमेंट क्रिएट करता है। ये आपका है वाई वाई। ठीक है, और फोर्स भाग गया एक्स एक्सिस पर दूर। अब इसी एक्सिस के अबाउट इसको घुमाने का कोशिश फोर्स करेगा। ठीक है, अंदर की तरफ फोर्स है तो ऐसे ऐसे घुमाने के लिए कोशिश करेगा उस प्लेन को, ऐसे ऐसे। ठीक है, हालांकि ये प्लेन तो आपका ऐसे है, यहाँ पे आपका ऐसे है, तो ये ऐसे ऐसे घुमाने का कोशिश करेगा। ठीक है, तो कौन एक्सिस के अबाउट जी, वाई एक्सिस के अबाउट, क्योंकि वाई एक्सिस से दूर भागा था फोर्स। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस से भी दूर भाग जाता, ये नहीं चला था कहीं, तो दोनों एक्सिस के अबाउट इसेंट्रिक हो जाता। लेकिन आप लोग का सिलेबस में पढ़ना है ओनली वन प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट इसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो हम अभी भगाए हैं वाई से दूर, वाई से दूर भगाए हैं, तो किस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा आपको, वाई एक्सिस के अबाउट। देखिएगा ध्यान से, वाई एक्सिस के अबाउट। तो वाई एक्सिस के अबाउट अगर आपको बेंडिंग मोमेंट लिखना है तो फोर्स लगते रहता है एक्स एक्सिस पर। फोर्स तो यहाँ से ध्यान में देखिएगा, बातें सुनिएगा ध्यान से। अगर वाई एक्सिस के अबाउट आपको बेंडिंग मोमेंट लिखना है तो एक्स पर लगने वाले फोर्सों को देखिए, एक्स के तरफ, एक्स के दूरी के तरफ भागने वाले फोर्सों को देखिए। एक्स के दूरी की तरफ भागता है फोर्स तो उसका इसेंट्रिसिटी भी एक्स से शो किया जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट से शो किया जाता है। एक्स कोऑर्डिनेट नहीं इसका बदला, समझ रहे हैं। वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो पर चल रहा है, वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो पर चल रहा है, इसीलिए इसका इसेंट्रिसिटी को एक्स से शो करते हैं। वाई के तरफ, वाई एक्सिस के अबाउट घुमाने वाला फोर्स एक्स एक्सिस पर चल रहा है, इसीलिए इस फोर्स का कौन सा कोऑर्डिनेट बदल रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा है। कौन सा कोऑर्डिनेट बदल रहा है, एक्स एक्सिस पर चलते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट बदलता है ना, तो एक्स एक्सिस की तरफ चले तो एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा है। तो फोर्स का कौन सा दूरी को जब शो करते हैं तो क्या लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ई एक्स, इसेंट्रिसिटी को शो करते हैं ई एक्स। जो फोर्स वाई के अलोंग घुमाता है उस फोर्स का इसेंट्रिसिटी एक्स एक्सिस के तरफ चलने पर मिलता है, इसीलिए उसको शो करते हैं ई एक्स, और लगने वाला फोर्स को शो करते हैं पी एक्स। ठीक है, एक्स एक्सिस के तरफ भागने वाला फोर्स है इसलिए इसको कहते हैं पी एक्स। ठीक है, मूवमेंट देता है वाई के तरफ, लेकिन वाई के अलोंग मूवमेंट वही देता है जो एक्स के तरफ भागता है या जिसका एक्स कोऑर्डिनेट बदलता है, इसलिए इसको शो करते हैं पी एक्स इंटू ई एक्स से, पी एक्स इंटू ई एक्स से। चलिए ठीक है, अब आपको यहाँ से पता चल गया कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इस फोर्स की वजह से कैसा है, वाई एक्सिस के बाद घूमने वाला है। तो जब यहाँ पर कॉम्प्रेशन ड्यू टू बेंडिंग या टेंशन ड्यू टू बेंडिंग इस फार्मूला को लगा निकालने लगेंगे तो जब आई का जरूरत पड़ेगा तो वाई इसी वाई एक्सिस के बाद लिखना पड़ेगा। वो आपको पता है कि वाई एक्सिस के बाद जब लिखने जाइएगा तो वाई एक्सिस के बाद जब लिखने जाइएगा आई वाई वाई, यहाँ से आई वाई वाई लिखने जाइएगा यहाँ से, तो आपको अभी लिखाए हैं हम कि जिस एक्सिस के अबाउट लिखना है उस एक्सिस के अबाउट के डिस्टेंस को यहाँ लिखिए। किस एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट, तो वाई एक्सिस के अबाउट डिस्टेंस है डी को यहाँ लिखिए और गुना में उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्यूब कीजिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बी, डी बी क्यू बाई 212। बस फटाक से इतना ही करने आना चाहिए, एक्सिस पहचानने आना चाहिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन पहचानने आना चाहिए और फटाक से उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने आना चाहिए। उसके बाद कहानी खत्म इस चैप्टर का। इस चैप्टर का कहानी में दम नहीं है, यही बस जो है सो इसी में दम है। ठीक है, बाकी तो सब करवा लेंगे हम, ये लिखने आ जाना चाहिए आप लोग को। ठीक है, एक्स एक्सिस के तरफ भागता, सॉरी वाई एक्सिस के तरफ भागता तो वाई कोऑर्डिनेट बदलता, तो
लेकिन वाई कोऑर्डिनेट तो बदलता, उसका फोर्स का दूरी के हिसाब से वाई कोऑर्डिनेट बदलता, लेकिन घुमाता फोर्स किस एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाने लगता। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के जब मूवमेंट लिखेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट बदलने वाला फोर्स को देखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट बदलने वाला फोर्सेस को देखेंगे। चलिए फिलहाल हम यहाँ देखते हैं कि इसका एनालिसिस करने के लिए हमने कहा था कि डायरेक्ट और बेंडिंग को अलग अलग दो पार्ट में बांट लेंगे, दोनों का इफेक्ट को अलग अलग स्टडी करेंगे, दोनों को फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, दोनों को फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो डायरेक्ट पी के वजह से जो आपका स्ट्रेस आएगा, बेंडिंग कॉम्प्रेशन, बेंडिंग कॉम्प्रेशन, डायरेक्ट बेंडिंग कॉम्प्रेशन सिग्मा सी, ये आपका हर जगह इंटेंसिटी इसका बराबर रहेगा जी, हर जगह इंटेंसिटी बराबर रहेगा, हर जगह प्रेशर, हर जगह स्ट्रेस समान रहेगा, क्योंकि ये एक्सियल है, क्योंकि ये एक्सियल, इसको तोड़ दिए एक्सियल में। ठीक है, एक्सियल। अब इसके कारण जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा था वो आ रहा था पी एक्स इंटू ई, पी एक्स इंटू ई, पी एक्स इंटू एक्स के तरफ दूरी भागने पर लगा हुआ है फोर्स है, और वाई के अलोंग इसेंट्रिक है, इसलिए इसको पी एक्स से शो करते हैं। और जो एक्स के अलोंग घुमाएगा, जो एक्स के अलोंग घुमाएगा उसको पी वाई और ई वाई से शो करेंगे, क्योंकि एक्स के अलोंग घुमाने वाला वाई के तरफ भागता है, वाई के तरफ भागता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वाई के तरफ भागता है। चलिए यहाँ देखिए थोड़ा सा, अब इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, डायरेक्ट में और बेंडिंग में, क्योंकि इस फोर्स की वजह से दो चीज़ आ रहा है, बेंडिंग और डायरेक्ट दोनों। ठीक है, तो डायरेक्ट को अलग तोड़ेंगे, बेंडिंग को अलग तोड़ेंगे। डायरेक्ट के लिए ये हो गया आपका, डायरेक्ट के हिसाब से, डायरेक्ट से ये को पता है कि हर जगह यूनिफॉर्म इंटेंसिटी से कंप्रेशन फोर्स आता है सिग्मा सी। ठीक है, लेकिन बेंडिंग के लिए आपको पता है कि बेंडिंग मूवमेंट पर डिपेंड करता है कि बेंडिंग मूवमेंट किधर कंप्रेस करेगा और किधर टेंशन में देगा। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं बेंडिंग के कारण जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, उसके लिए हम लोगों को साइन कन्वेंशन मानना पड़ेगा। थोड़ा सा साइन कन्वेंशन देखिए, कंप्रेशन को निगेटिव से शो करेंगे हम लोग, साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन अपने मन से माना जाता है, अपने मन से एक बार मान लिए तो पूरा न्यूमेरिकल के दौरान आपको, पूरा सोल्व करने के दौरान आपको वही साइन कन्वेंशन यूज करना होगा एक न्यूमेरिकल में। ठीक है, आप साइन कन्वेंशन बदल सकते हैं, लेकिन फार्मूला एक ही बार साइन कन्वेंशन लेना होगा, और उसी साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर फार्मूला ड्राइव हुआ तो वही साइन कन्वेंशन आपको बार बार यूज करना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन बदलिएगा तो फार्मूला गलत होने लगेगा। तो आप शुरू में जो मन है वो सेलेक्ट कीजिए, लेकिन फिर आगे उसी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आपको लास्ट तक चलना पड़ेगा, लास्ट तक चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो यह है आपका निगेटिव। कंप्रेशन को हम लोग मारे निगेटिव, और कंप्रेशन को अगर दिखाएं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंप्रेशन शो करेंगे। ठीक है, और टेंशन को मारे हम लोग पॉजिटिव, और टेंशन को शो करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। दो तो हम साइन कन्वेंशन लिए, एक डायग्राम वाइज, एक निगेटिव पॉजिटिव मैथ वाइज, दोनों अलग अलग जगह पर यूज होता है। डायग्राम जब ड्रा करते हैं तो ये दोनों यूज होगा, और जब मैथ सोल्व करेंगे तो ये दोनों यूज होगा। ठीक है, इसलिए दो साइन कन्वेंशन चलता है, निगेटिव या नीचे की तरफ, पॉजिटिव या ऊपर की तरफ। टेंशन आएगा आपका इस सरफेस पर, देखिए बेंडिंग इधर की तरफ हुआ है, बेंडिंग फोर्स यहाँ लग रहा है, बेंडिंग किधर की तरफ हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है। इस प्लेन को ऐसे खड़ा कीजिए, घुमा रहा है ऐसे। ठीक है, एक घुमा रहा है आपको इसको ऐसे। ठीक है, इधर वाला को दबाएगा और इस प्लेन को उठाएगा, यानी कि टेंशन इस प्लेन में आ रहा है, टेंशन आ रहा है डीए प्लेन में, एडी प्लेन में, और कंप्रेशन आ रहा है बीसी प्लेन में, ड्यू टू बेंडिंग, ड्यू टू बेंडिंग। तो इसको शो करना है तो कहीं पर भी अपने मन से एक लाइन ले लीजिए, एक्सिस बना लीजिए, और उस एक्सिस से अपने मन से भी शो कर रहे हैं। टेंशन को ऊपर, इधर टेंशन आना है, टेंशन को ऊपर, टेंशन के ऊपर, टेंशन पॉजिटिव, कंप्रेशन निगेटिव, कंप्रेशन को नीचे, डायग्राम वाइज कंप्रेशन को नीचे, और निगेटिव शो करना, मैथमेटिक वाइज तो निगेटिव। ठीक है, यह है बेंडिंग टेंशन और यह है बेंडिंग कंप्रेशन। ठीक है, अब क्या होगा कि ये दोनों का इफेक्ट एक साथ इस कॉलम पे आ रहा है, ये दोनों का इफेक्ट एक साथ इस कॉलम पे आ रहा है। तो ये क्या करेंगे कि आपको अगर पता करना है कि भाई, आपको अगर पता करना है कि भाई इस फाइबर पे, इस फाइबर पे, इस फाइबर पे, इस पॉइंट 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 पे रिजल्टेंट कॉम्प्रेसिव, रिजल्टेंट स्ट्रेस कितना है, तो इस पॉइंट का डायरेक्ट कॉम्प्रेशन, इस पॉइंट का डायरेक्ट कॉम्प्रेशन प्लस इसी पॉइंट का बेंडिंग कॉम्प्रेशन, बेंडिंग कॉम्प्रेशन क्या करेंगे, दोनों जा करके ऐड करेंगे, तो रिजल्टेंट जो मिलेगा इस पॉइंट पर का, इस पॉइंट पर का आपका स्ट्रेस मिलेगा, रिजल्टेंट स्ट्रेस। अगर आपको चाहिए इस पॉइंट पर का स्ट्रेस, इस पॉइंट पर का स्ट्रेस, तो इस पॉइंट पर का यहाँ से आपको हम उठा लेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस, और यहाँ से उठा लेंगे हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, और इन दोनों को ले जाकर क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, तो यहाँ पर का रिजल्टेंट स्ट्रेस पता चलेगा। अब बीच में भी कहीं पर ही पता कर सकते हैं, आपको हमको मन है कि हम यहाँ पर पता करें कि भाई इस एक्सिस के बाद बेंड कराया, तो यहाँ पर, यहाँ से इस एक्सिस की तरफ अगर चलें तो इस एक्सिस की तरफ क्या है, एक्सिस एक्स है, यहाँ से एक्स दूरी पर, यहाँ से एक्स दूरी पर हमको रिजल्टेंट स्ट्रेस चाहिए इस फोर्स की वजह से, तो रिजल्टेंट स्ट्रेस, यहाँ से एक्स दूरी पर आपको, यहाँ से एक्स दूरी पर डायरेक्ट पता होना चाहिए,
यहाँ से x दूरी पर डायरेक्ट पता होना चाहिए और यहाँ से x दूरी पर आपको बेंडिंग पता होना चाहिए। इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से x दूरी पर आपका रिजल्टेंट स्ट्रेस पता चल जाएगा। रिजल्टेंट स्ट्रेस कितना है पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको रिजल्टेंट स्ट्रेस के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिग्मा रिजल्टेंट के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट कंप्रेशन प्लस बेंडिंग कंप्रेशन को जोड़ देते हैं। डायरेक्ट कंप्रेशन प्लस बेंडिंग स्ट्रेस को जोड़ देते हैं। डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेस निकालने के लिए तो हम लोग पढ़ चुके थे कि सिग्मा पी बटा डायरेक्टली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म हर जगह रहता है, डायरेक्टली एरिया से डिवाइड कर देते थे। बेंडिंग कंप्रेशन के लिए या बेंडिंग टेंशन के लिए हम लोगों को फ्लेक्सरल बेंडिंग फार्मूला जिसको कहते हैं या फ्लेक्सर फार्मूला का यूज करना होगा। फ्लेक्सरल फार्मूला, अब बेंडिंग डिपेंड करता है आपका, बेंडिंग ई बाई आर भी होता है इसको में साथ में, लेकिन हम लोग यूज करेंगे इसको ही। बेंडिंग डिपेंड करता है, बेंडिंग स्ट्रेस डिपेंड करता है। देखिए ना, बेंडिंग स्ट्रेस वेरिएबल है, यहाँ पर का अलग है, यहाँ पर का अलग है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर जीरो है। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस डिपेंड करता है दूरी पर। ठीक है, तो जहाँ दूरी पर का आपको बेंडिंग स्ट्रेस चाहिए वहाँ का वैल्यू यहाँ रखाता है, वहाँ का वैल्यू यहाँ रखाता है। और आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस के वो तो फोर्स इसको घुमा रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ, जितना मोमेंट बेंडिंग मोमेंट वो दे रहा है उसको लिखते हैं यहाँ, और जिस एक्सिस के वो बेंडिंग मोमेंट दे रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं यहाँ। ठीक है, इसको से सबको रखने के बाद सोल्व करते हैं तो ये जो स्ट्रेस आपको मिलता है, बेंडिंग स्ट्रेस जो मिलता है वो वहाँ से y दूरी पर जहाँ पर का आपको चाहिए वहाँ पर का बेंडिंग स्ट्रेस देता है। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस देता है। तो इस फार्मूला को यूज करने के लिए बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट, दूसरा बात बेंडिंग मोमेंट किस एक्सिस के अबाउट है, तीसरा बात जिस एक्सिस के अबाउट है उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के लिए आना चाहिए। क्योंकि मोमेंट अगर रेक्टेंगुलर है तो आपको लिखना सिखाए हैं, सर्कुलर है तो बदल जाएगा प्रोसेस, क्रॉस सेक्शन ट्रायंगुलर आ जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होगा। बट जो भी सेक्शन होगा जिस एक्सिस के अबाउट घुमाएगा उस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने आना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात फिर आपका दूरी पता होना चाहिए कि कहाँ पर का चाहिए भाई, तो कहाँ पर का चाहिए तो एक्सिस से उतना दूरी पता होना चाहिए, वो रख दीजिए यहाँ पे, ये आपको वहाँ पर का आपका बेंडिंग स्ट्रेस दे देगा। बेंडिंग की वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है, टेंशन हो या कंप्रेशन हो, आपको दे देगा। ठीक है, फिर इसको ले जाकर के क्या कीजिएगा, यहाँ डायरेक्ट के साथ जोड़ दीजिएगा, वहाँ पर का आपको रिजल्टेंट स्ट्रेसेस मिल जाएगा, रिजल्टेंट स्ट्रेसेस मिल जाएगा। अगला हम आगे की वीडियो में हम लोग रिजल्टेंट स्ट्रेसेस को फार्मूला का डेराइव करेंगे और फिर मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेसेस के बारे में वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रेसेस का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा फेज पर मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहा है, कौन सा फेज पर मिनिमम। ठीक है, और इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से हम फिर आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एट बेस ऑफ चिमनी कॉलम, ये सब के बेस पर जो आपका कॉलम पिलर्स के बेस पर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर सीखेंगे हम लोग। ठीक है, रिजल्टेंट स्ट्रेस निकाल के हम लोग बेस के पास स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो जो बेसिक बातें था इसी लेक्चर में था, आपको बार बार इस लेक्चर को देख करके और मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना सीखिए और प्लेन पकड़ना सीखिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन पकड़ना सीखिए। चलिए बार बार प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर आज के वीडियो लेक्चर के जो भाषा था, आज का वीडियो लेक्चर के जो कंटेंट था इसी पर बनेगा न्यूमेरिकल। आपको आगे तो हम फार्मूला डिराइव कर देंगे बट उसको यूज तभी आप कर पाइएगा जब इस वीडियो लेक्चर को बढ़िया से बार बार देख करके स्टडी करने का कोशिश कीजिएगा। क्योंकि आपका सेक्शन न्यूमेरिकल में आने वाला या तो सर्कुलर या तो रेक्टेंगुलर। सर्कुलर आएगा तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना हम सिखा देंगे जब न्यूमेरिकल आएगा तब, और रेक्टेंगुलर को आपको लिखने के लिए अभी सिखाए हैं। बट तरीका अपनाइएगा, ये एक्सिस के तरफ का लेंथ, अब एक्सिस के तरफ का लेंथ से यहाँ रखते हैं और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लेंथ को क्यू करके 12 से भागा देते हैं, लेकिन पहले इसके लिए एक्सिस पकड़ने आना चाहिए। ठीक है, चलिए थैंक यू इस वीडियो देखने के लिए। और आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं हमारे लेक्चर्स को, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और हर एक लोग जिनको अच्छा लगे, अफवाह तो बहुत फैले हैं दुनिया में, लेकिन अच्छे ब्रेन को लेक्चर देखते ही पकड़ में आ जाता है, दिमाग को ही आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई चीज़ें सही चल रही है गलत। ठीक है, तो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने और 5th सेम के दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि हम पूरा का पूरा टॉस का लेक्चर आपको प्रोवाइड करने वाले हैं 2 महीना के अंदर में, 2 से 2.5 महीना के अंदर में। आपको एग्जाम के हिसाब से हम प्रोवाइड कर देंगे, पहले ही 1 महीना पहले, 15 दिन पहले ही ख़त्म कर देंगे। हाँ, तो सबको जुड़ने बोलिए, जिसको पढ़ना है इस तरीक़ा से समझ के न्यूमेरिकल बनाने के लिए कमांड में आना है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद आप
थोड़ा सा धैर्य रख के, हम पर विश्वास रख करके और लिख करके नोट बोर्ड को रोक करके, वीडियो जब स्टार्टिंग में वीडियो स्टार्ट होता है उस समय क्लीन रहता है बोर्ड, हम उधर से आते रहते हैं तो उसी समय रोकिए शुरू में जा करके और उसको 780 या 420 पर कर लीजिए, नहीं दिखता है तो, और नोट बनाइए। देखिए लेक्चर सुनिएगा और फिर लिखिएगा, तब जा करके दिमाग को समझ में आता है। इंसान का ये गुण है लिख करके पढ़ना, नहीं तो सब भाषा सुन करके यूट्यूब से पढ़ नहीं लेता। यूट्यूब से खाली लेक्चर देख करके सुनने से हो जाता है। यूट्यूब से लोगों को नींद, कहते हैं नींद आने लगता है। क्यों नींद आने लगता है? क्योंकि आप टॉपिक वाइज, पॉइंट वाइज लिख करके नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट पूरा भाषा सुनते रहते हैं। पूरा भाषा सुनते, कितना सुनेगा, कितना रखेगा, स्टोरिंग कैपेसिटी है उसका लगातार सुनने का। क्लास में वैसे पढ़ते थे, आपका बचपन से जिस तरह से डेवलप किया गया, आप मनुष्य को कहेगा कि ना भाई रात में सूतना बंद कर दो, दिन में सूते लगो, तो ऐसा संभव है? मनुष्य के जीनेटिक प्रॉब्लम है कि उसने रात में सूता है शुरू से, आदि मानव काल से ही रात में सूता है, क्योंकि रात में अंधेरा हो जाता था, कहीं जा नहीं सकते थे लोग, तो रात में सोते थे। तो वो ही एक जेनेटिक प्रॉब्लम है अभी तक, अब वो बदल नहीं सकता है, ठीक, बदलने में टाइम लगेगा। अब कोई मनुष्य ज़बरदस्ती बदलता है तो उसको हानि उसको दिखने लगता है, ठीक है। तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम है कि हम लोग शुरू से ही, हमारे पूर्वजों लोग शुरू से ही लिख करके पढ़ना समझना दिमाग को आदत लगाए हैं, तो जेनेटिक प्रॉब्लम है, जल्दी नहीं बदलेगा। इसको बदलेंगे खाली देख करके और सुन करके समझ ले, तो ये ब्रेन को आदत लगाना इतना आसान है, जेनेटिक प्रॉब्लम को बदलना इतना आसान नहीं है। इसीलिए आप लोग हर एक पॉइंट वाइज लिख के पढ़िए, नींद नहीं आएगा। और एग्जाम को एम में रख करके, ध्यान में रख करके पढ़िएगा तो और नींद नहीं आएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि अपने टीचर अगर सही पढ़ाते हैं तो उस पर विश्वास रख करके पढ़िए, 100%। सबसे बड़ी चीज़ विश्वास होती है। चलिए, थैंक यू। अगला वीडियो में हम इसी को डिराइव करके आपका निकालेंगे, इसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस बेंडिंग के कारण, और रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालेंगे, और फिर मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रेस का फार्मूला डिराइव करेंगे। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसी फार्मूले को यूज करके हम लोग बेस पर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और लगभग आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर जीरो टेंशन नो टेंशन टॉपिक है, जीरो टेंशन। तो जीरो टेंशन लाने के लिए आपको यहीं पर टेंशन कॉम्प्रेशन का लगाना होगा। जितना डायरेक्ट लोड के कारण कॉम्प्रेशन आएगा, उतना ही बेंडिंग के कारण टेंशन आ जाएगा, तो यहाँ पर जीरो स्ट्रेस आ जाएगा, जीरो स्ट्रेस का कहानी बन जाएगा यहाँ पे। ये टॉपिक है। उसके बाद हम लोग डिफरेंट सेक्शन, डिफरेंट स्ट्रक्चर, जैसे चिमनी, ईटा के चिमनी, कॉलम, पिलर्स, ये सब पर हम लोग डिफरेंट लोड, विंड लोड, इस सब की वजह से डिफरेंट लोडिंग कंडीशन की वजह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और चैप्टर एंड हो जाएगा। चलिए, थैंक यू देखने के लिए।